दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया, मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है, तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान काले शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। उधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक ना लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहां तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो श्राप लगा हुआ है। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है। ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है। इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, वह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ, वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है। उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब भी यहाँ आज़ाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया शेर ने उसकी बहन को वहां बंदी बना रखा होता है। शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है।
लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवर पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचाया करते थे। सफेद शेरनी, जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं। तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहां आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहां उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस जंगल पर हमारा कब्जा है। हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ, वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम हमारे साथ इसी समय चलो। उन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है, भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है, लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी माँ शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कालिया बाघ किस तरह रुद्र प्रताप से अपना बदला लेने के लिए बगीरा को उसके खिलाफ कर देता है। कालिया बगीरा को बुलाकर उसके साथ एक प्लान बनाता है।
बगीरा, तुम्हें आज रात ही हमारे इस प्लान को अंजाम देना होगा और वह मणि किसी भी हाल में तुम्हें लेकर आनी होगी। तुम आज रात आधी रात में इस काम को अंजाम दोगे। मेरे कुछ सिपाही तुम्हारी सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद होंगे। बगीरा, अगर तुम्हारे इस मकसद में तुम्हारा भाई शिवा तुम्हारे बीच आए तो उसे भी अपने रास्ते से हटा देना। लेकिन कालिया, शिवा तो मेरा भाई है, मैं अपने ही भाई को कैसे मार सकता हूँ? बगीरा, जरा सोचो, अगर तुम्हारा भाई शिवा जंगल का राजा बन गया तो तुम्हें सारी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तुम शिवा के गुलाम नहीं बनना चाहते और एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें शिवा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रात होते ही बगीरा कालिया के सिपाहियों को लेकर अपने पिता रुद्र प्रताप की गुफा पर पहुंचता है। सिपाहियों, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर मणि लेकर आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खतरा दिखाई दे तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देना। वहीं रुद्र प्रताप अपनी पत्नी और बेटे शिवा के साथ गुफा में आराम कर रहा था। तभी बगीरा दबे पांव वहां जाकर उस मणि को उठा लेता है और मणि लेकर वहां से भागता है। तभी इतने में शिवा की आंख खुल जाती है। शिवा बगीरा को मणि लेकर भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करता है। बगीरा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ बगीरा। लेकिन तभी इतने में कालिया के सिपाही वहां आकर शिवा को घेर लेते हैं और वे शिवा पर हमला करते हैं। शिवा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। बगीरा मणि लेकर भाग जाता है। खून से लथपथ घायल शिवा अपने पिता को आवाज लगाता है, पिताजी, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। शिवा की आवाज सुनकर रुद्र प्रताप और उसकी पत्नी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वे शिवा के पास आते हैं और देखते हैं खून से लथपथ शिवा जमीन पर घायल पड़ा है। शिवा, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? पिताजी, ये सब बगीरा ने किया है। वो आपकी जादू मणि को लेकर भाग गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ आए कुछ बाघ मानव शिकारियों ने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपकी मणि की रक्षा नहीं कर पाया। रुद्र प्रताप ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये सब बगीरा ने किया है? नहीं, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आखिर बगीरा ऐसा कैसे कर सकता है? एक मणि के लिए वह अपने भाई को मौत के मुंह में धकेल देगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर शिवा की सांसें बंद हो जाती हैं। शिवा के माता पिता अपने बेटे की लाश देखकर तड़प उठते हैं। उधर कालिया अपनी गुफा पर बगीरा का इंतजार कर रहा था। रुद्र प्रताप, अब तुम देखते जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं उसके अंदर इतना जहर भर दूंगा, वह अपनी और पराई में फर्क भूल जाएगा। तुम्हारा वह बेटा बगीरा मेरे लिए सिर्फ मणि लाने का एक जरिया है। एक बार मणि मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद वो बगीरा मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इतने में बगीरा मणि लेकर कालिया के पास आता है। कालिया मणि देखकर खुश हो जाता है। वाह बगीरा, आखिर तुमने कर दिखाया। आज तुमने साबित कर दिया इस जंगल में तुम्हारे काबिल कोई नहीं है। अब बस थोड़ा ही समय बाकी है जब तुम्हें इस जंगल की गद्दी मिल जाएगी और तुम यहाँ के महाराज होगे। उस समय बगीरा की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था, वह कालिया की असल चाल से बिल्कुल अनजान था। कालिया मणि को लेकर अपने सिपाहियों के साथ अपनी एक खुफिया जगह पर आता है। वह अपने सिपाहियों से कहकर दूर देशों से 2 भालू वैज्ञानिकों को बुलवाता है। भालू वैज्ञानिकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। तुम्हें मेरे लिए एक विनाशकारी ऐसी मिसाइल तैयार करनी है, रुद्र प्रताप के जंगल को तबाह कर सके। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम्हें 10 दिन में मुझे ऐसी मिसाइल तैयार करके देनी है। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। कालिया के हुक्म पर भालू वैज्ञानिक मिसाइल बनाने में लग जाते हैं और दिन रात काम करके वैज्ञानिक उसके लिए एक मिसाइल तैयार करते हैं। लगातार कई दिन काम करके कालिया की विनाशकारी मिसाइल तैयार हो जाती है। कालिया अपनी विनाशकारी मिसाइल को देखकर बहुत खुश होता है। हो, अब आएगा मजा। अब मुझे तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस मिसाइल से रुद्र प्रताप और उसके परिवार समेत उसका सारा जंगल तबाह हो जाएगा। बगीरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं तुम्हारे पिता के साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें अपने ही पिता की नजरों में गिराकर आधी जंग फतह कर ली है और आधी बची जंग को मेरी ये मिसाइल अंजाम देगी। वहीं कालिया की इस बड़ी प्लानिंग की सारी खुफिया बातें बगीरा छिपकर सुन लेता है। बगीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कालिया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं अब तक तुम्हारी बातों में आकर तुम पर भरोसा करता रहा, लेकिन तुम अंदर ही अंदर मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने सगे भाई को मार डाला। शिवा मेरे भाई, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर अपनी जान देकर भी मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला तो मैं वैसे जरूर करूंगा। कालिया, मैं तुम्हें कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा।
जब रात होते ही कालिया के सारे सिपाही सो जाते हैं, तब बगीरा चुपके से आकर अपने पिता की जादुई मणि उठाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह कालिया अपनी विनाशकारी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ा था। कालिया बटन दबाकर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। कालिया की मिसाइल रुद्र प्रताप के जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बगीरा मौके पर पहुंचकर अपने पिता की वह जादुई मणि अपने सिर पर धारण कर लेता है और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। बगीरा मणि की शक्तियों से मिसाइल को नीचे गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देता है, लेकिन मणि की आत्मघाती शक्तियों का इस्तेमाल करने से बगीरा का पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। बगीरा घायल होकर जमीन पर तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप जंगल के जानवरों के साथ बगीरा के पास पहुंचता है। बगीरा की ऐसी हालत देखकर रुद्र प्रताप हैरान हो जाता है। बगीरा बेटे, ये तुमने क्या किया? मैं एक बेटे को तो पहले ही खो चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो गलती की, आज बस अपनी गलती को सुधारा है। मैं अपने भाई का हत्यारा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते ही बगीरा की सांसें बंद हो जाती हैं। इस तरह बगीरा आज अपनी जान देकर अपने जंगल को इतने बड़े विनाश से बचा लेता है। उधर कालिया अपने मंसूबे में नाकामयाब हो जाता है। उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। और दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 15 वर्षों से अपनी प्रजा की रक्षा करता आया काई कबीले का सरदार शार्दुल एक बड़ी जंग जीतकर कबीले में दावत रखता है। शार्दुल के इस जश्न में कबीले का हर बच्चा, बूढ़ा, छोटा बड़ा, हर जानवर शामिल होता है। सभी मजे से अपने सरदार के साथ भोजन का आनंद लेते हैं, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। सरदार शार्दुल भोजन करते ही अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। अचानक हुए इस हादसे से शार्दुल का बेटा राजवीर और सभी जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना पिताजी, ये आपके साथ किसने किया? सिपाहियों, जल्दी से वैद को बुलाओ और कबीले के सारे दरवाजे बंद कर दो। कोई भी कबीले से बाहर न जाने पाए। वैद शार्दुल की जांच करता है। जांच के बाद ये पता लगा कि शार्दुल को खाने में जहर दिया गया है। सिपाही शार्दुल को खेमे के अंदर ले जाते हैं। वैद शार्दुल का इलाज शुरू करता है। कबीले में ये खबर तेजी से फैल जाती है। हे भगवान, हमारे सरदार को किसने जहर दिया है? हमारे सरदार को कौन जहर दे सकता है? जहर दे सकता है? ऐसा किसने किया ये है? सब किसने किया है? राजवीर, लगता है हमारे कबीले में कोई गद्दार है जिसने हमारे सरदार के खाने में जहर मिलाया है। वो जो कोई भी है, मैं उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा। उसने ऐसा करके अपनी मौत को दावत दी है। वो चाहे जितना भी छुप ले, वो गद्दार जल्द पकड़ा जाएगा। अपनी प्रजा के लिए हर समय मर मिटने वाला शार्दुल आज इस हालत में पहुंच गया था जहां सब उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। आखिर शार्दुल के साथ ये सब किसने किया था? आइए जानते हैं। दरअसल ये बात 1 महीने पहले की है, जब एक दिन काई कबीले के सरदार शार्दुल ने अपने कबीले में एक ऐलान किया। ए मेरे लोगों, हम हमेशा हक के रास्ते पर चले हैं। हमने जिहाद के लिए बड़ी से बड़ी जंग लड़ी है। हक के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने कई जाबाज सिपाहियों को शहीद होते देखा है। हर डूबते सूरज के बाद एक नया सवेरा होता है। कई पीढ़ियों से खुशहाली में चला आया ये काई कबीला आगे भी ऐसे ही चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि अब एक नए सरदार का इंतखाब किया जाए। मेरे मरने के बाद काई कबीले का अगला सरदार मेरा बेटा राजवीर होगा। मैं आप सबके सामने राजवीर को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब करता हूँ। शार्दुल के इस फैसले से कबीले के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। वहीं जानवरों की भीड़ में एक जासूस सिपाही ये सब सुनकर तेजी से वहां से भागता है और सरदार शार्दुल के छोटे भाई बलवीर के पास आता है। सरदार, आपके भाई शार्दुल ने काई कबीले में आज एक ऐलान किया है। उसने अपने बेटे राजवीर को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब किया है। ये सुनकर बलवीर के सीने पर जैसे सांप लौट जाता है। मुझे मालूम था वो मेरे साथ ऐसा ही करेगा। वो बचपन से अब तक मुझसे मेरा हक छीनता आया है और आज भी उसने मेरे साथ वही किया। अपने छोटे भाई के जिंदा रहते हुए भी उसने अपने बेटे को सरदार का ओहदा दे दिया। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं उसे अपना हक छीनने नहीं दूंगा। जो मेरा है मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। काई कबीला मेरा है और मैं उसका सरदार हूँ। ये सोचकर बलवीर एक प्लान बनाता है।
वो एक जहर बनाने वाले तांत्रिक के पास आता है और उससे एक ऐसा जानलेवा जहर तैयार कराता है जिसकी एक बूंद भी हंसते खेलते शरीर को बेजान बना दे। बलवीर तांत्रिक से वो जहर बनवाकर अपने सिपाहियों के पास आता है और शार्दुल के सिपाही जैसी एक नकली खाल ओढ़ लेता है। मुझे आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा। सिपाहियों, तुम सब तैयार रहना। तब आधी रात सिपाही की खाल ओढ़े बलवीर काई कबीले में दाखिल होता है और शार्दुल के खेमे में जाकर उसके खाने में चुपके से वो जहर मिला देता है और दबे पांव वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अगली सुबह जब शार्दुल उस जहर आलूदा भोजन को चखता है तो उसकी ये हालत हो जाती है और आज बलवीर के इसी खेल का शिकार बनकर शार्दुल अपने कबीले में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उधर बलवीर एक खंडर में आकर अपने सिपाहियों से कहता है, साथियों, मुझे अब कबीले के लिए निकलना होगा। राजवीर को मुझ पर शक हो सकता है। ये कहकर बलवीर फौरन अपने कबीले आता है और अपने भाई के बेटे राजवीर से मिलता है। बेटा राजवीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे भाई को किसने जहर दिया है? मेरे भाई को कौन जहर दे सकता है? बलवीर चचा, इसका भी जल्द पता लग जाएगा। वो गद्दार हमारी कबीले से ही है। मैं उसका जल्द पता लगा लूंगा और उस गद्दार को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि सारा जमाना याद रखेगा। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। वो गद्दार जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवीर शार्दुल को देखने उसके खेमे में आता है। अब कैसा है मेरा भाई? वैद, बताओ मुझे, हमारे सरदार को कब तक होश आएगा? बलवीर सरदार, महाराज को जो जहर दिया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। इस जहर का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। महाराज की सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। बलवीर ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। इस जहर का कोई तोड़ नहीं है और जब तक तुम इस जहर का कोई तोड़ निकालोगे तब तक तुम्हारा प्यारा सरदार तुम्हें छोड़कर जा चुका होगा। बलवीर के वहां से जाते ही वैद राजवीर को शार्दुल के खेमे में बुलाता है। राजवीर, सरदार को जो जहर दिया गया है उसका पता चल चुका है। कोई हमारी बातें ना सुन ले, इसलिए मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये जहर बहुत खतरनाक है और इसे बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। यहाँ से कुछ दूर एक पुराने खंडर में एक तांत्रिक रहता है। ये जानलेवा जहर सिर्फ वही बना सकता है। जिसने भी सरदार को मारने की साजिश की है उसने ये जहर वहीं से तैयार कराया है। इस जहर का तोड़ और असली गद्दार का पता तुम्हें वहीं से मिलेगा। तब राजवीर अपने सिपाहियों के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस तांत्रिक को और इसे उल्टा लटका दो। राजवीर के सिपाही तांत्रिक को उल्टा लटका देते हैं। तांत्रिक, बताओ मुझे, वो जहर तुमसे किसने बनवाया था? किसके कहने पर तुमने वो जहर तैयार किया और उस जहर का क्या तोड़ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे प्राण यही निकाल लूंगा। रहम, सरदार, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजवीर, मुझसे ये जहर तुम्हारे चाचा बलवीर ने तैयार कराया था। इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। वो तुम दोनों बाप बेटे को खत करके कबीले पर अपना कब्जा करना चाहता है। कबीले का असली गद्दार तुम्हारा चचा है। ये सुनकर राजवीर के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब कबीले का असली गद्दार मेरे चचा हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। बलवीर चचा पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बलवीर, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक, अब मुझे उस जहर का तोड़ बताओ। राजवीर, तुम ये दवा ले जाकर सरदार को पिला देना। सरदार ये दवा पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब राजवीर वो दवा लाकर अपने पिता शार्दुल को पिला देता है। कुछ देर बाद शार्दुल को होश आ जाता है। राजवीर बेटा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आखिर मुझे क्या हुआ था? तब राजवीर अपने पिता को सारी बात बताता है। शार्दुल अपने बेटे के मुंह से कबीले के गद्दार का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगा? मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। वो गद्दार बलवीर इसकी कीमत चुकाएगा। अगले दिन जब बलवीर कबीले में अपने भाई शार्दुल को देखने आता है तब कबीले में आते ही राजवीर के सिपाही बलवीर को कैद कर लेते हैं। अरे अरे राजवीर, ये सब क्या है? तुमने मुझे क्यों कैद किया? और तब इतने में सरदार शार्दुल खेमे से निकलकर बलवीर के सामने आ जाता है। शार्दुल को जिंदा देखकर कबीले के सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं बलवीर ये देखकर हैरान हो जाता है। शार्दुल, ये क्या? तुम जिंदा कैसे बच गए? बलवीर, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। तूने सरदारी के लालच में आकर मेरी पीठ पर जो खंजर घोंपा है, उस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है।
तब शार्दुल और राजवीर मिलकर बलवीर को सूली पर चढ़ा देते हैं और उसकी मौत को कबीले के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। और इस तरह आज काई कबीले का सरदार शार्दुल कबीले के असल गद्दार को सजाए मौत देकर अपने कबीले के लिए एक नई मिसाइल कायम करता है। और फिर शार्दुल आज राजवीर को काई कबीले का नया सरदार बना देता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भानु बागिन लंबे समय के बाद कुंदनपुर जंगल लौटती है। खिलौने ले लो खिलौने, एक से बढ़कर एक बच्चों की मनपसंद खिलौने। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो। भगवान के लिए कोई तो मुझसे इन खिलौनों को खरीदो। भानु के खिलौने देखकर कुछ जानवरों के बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ वो देखो, भानु बागिन खिलौने लेकर आई है। मुझे भी खिलौने चाहिए, मुझे खिलौना दिलाओ ना माँ। अरे मेरा प्यारा बच्चा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने दिलाऊंगी। ये कहकर गाय और कुछ जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर भानु बागिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भानु बहन, बड़े लंबे समय बाद इस जंगल में दिखाई दी हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या बताऊं बहन, इस कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। थोड़ी ज्यादा पैसे कमा सकूं, ये सोचकर मैं काम करने शहर गई थी, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। जैसे तैसे ये खिलौने बेचकर इस गरीबी में अपने बच्चे को पाल रही हूँ। भानु बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज हम सब अपने बच्चों के लिए तुम्हारे ये सारे खिलौने खरीद लेंगे। गोरिल्ला की बात सुनकर भानु खुश हो जाती है। शुक्रिया गोरिल्ला भाई, तुमने ये कहकर मेरी परेशानी दूर कर दी। आओ बच्चों, तुम इनमें से अपनी मनपसंद का खिलौना ले लो। तब सभी बच्चे अपनी अपनी मनपसंद का खिलौना ले लेते हैं। सभी बच्चों के माता पिता खिलौनों की कीमत भानु बागिन को अदा करते हैं। भानु आज हुई अपनी कमाई को देखकर बहुत खुश हुई और उन पैसों को लेकर वो अपने घर वापस लौट गई। जानवरों के बच्चे उन खिलौनों को पाकर बहुत खुश थे। सारा दिन बच्चों ने खिलौनों से खेलकर उनका आनंद लिया। लेकिन अगले दिन कुंदनपुर में एक विचित्र घटना हुई। जब जानवरों ने सुबह उठकर देखा तो उनके घरों में उनके बच्चे नहीं थे। और ये विचित्र घटना एक नहीं, पूरे कुंदनपुर के सभी घरों में हुई। जल्द ही बच्चे गायब होने की ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। सभी जानवर इस घटना से परेशान होकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा को जाकर अपने बच्चों के गायब होने की खबर दी। राजा शेर जानवरों की बातें सुनकर दंग रह गया। भाइयों, ये तुम सब कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? आखिर तुम सबके बच्चे एक साथ एक ही रात में कहाँ जा सकते हैं? महाराज, यही तो हमारी समझ नहीं आ रहा। जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे बच्चे शैतान जरूर हैं, लेकिन वो यूं इस तरह बिना बताए रात में कहीं नहीं जा सकते। राजा शेर जंगल में हुई इस घटना से गहरी सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, अभी के लिए तुम सब अपने घर लौट जाओ। मैं आज ही अपने सिपाही से कहकर तुम सभी के बच्चों की तलाशी कराता हूँ। भानु बागिन खिलौने लेकर जंगल में आती है। भानु खिलौने बेचने के लिए हर रोज की तरह जंगल में आवाज लगाती है, लेकिन आज कुंदनपुर जंगल में हर तरफ खामोशी का मंजर था। जानवर एक साथ इकट्ठा होकर भानु के पास आते हैं। आओ भाइयों आओ, आज मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक नए खिलौने लेकर आई हूँ। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है, मेरी आवाज सुनकर भी तुम्हारे बच्चे खिलौने लेने बाहर नहीं आए। भानु बहन, अब वो कभी भी तुम्हारे पास खिलौने लेने नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब बहन? मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। भानु बहन, कल रात हम सभी के बच्चे एक साथ हमारे घरों से गायब हो गए। न जाने हमारे किस दुश्मन ने हमारे मासूम बच्चों को हमसे जुदा कर दिया। पता नहीं वो इस समय किस हाल में होंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। गाय बहन, मैं तुम सभी का दुख समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन तुम सब थोड़ा हौसला रखो, तुम्हारे बच्चे यहीं कहीं होंगे, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे।
ये कहकर भानु अपने खिलौने लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा शेर ने एक पंडित भालू को अपने पास बुलवाया, जिसे बड़ी से बड़ी गुत्थियां सुलझाने में महारत हासिल थी। राजा शेर ने ज्ञानी भालू को शुरू से सारी कहानी समझाई। ये घटना तो बड़ी विचित्र है महाराज, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए महाराज। पंडित जी, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो, लेकिन कैसे भी करके इस समस्या को सुलझाओ। तब पंडित भालू जंगल जाकर गायब हुए बच्चों के माता पिता से मिलता है। भाइयों, दरअसल बात ऐसी है, मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुमसे कुछ खास पूछताछ करनी है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ या तुम्हारे जंगल में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो लंबे समय बाद अचानक से यहाँ हुआ हो? पंडित जी, वैसे तो जंगल में कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही भानु बागिन लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटी है। लेकिन गाय बेचारी उस गरीब भानु बागिन का इस सबसे क्या लेना देना? नहीं भाई, कभी कभी हमें वो दिखता है जो असल में नहीं होता, और कभी होते हुए भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उस भानु का लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटना एक स्वाभाविक घटना हो सकती है, और नहीं भी। अगले दिन भानु एक पोटली में खिलौने भरकर जानवरों के पास आई। भाइयों, मुझे इस समय ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से तुम सभी के बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं, तब से मैं कहीं भी अपने खिलौने नहीं बेच पा रही। मेरा यहाँ गुजारा करना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने फिर से अपने बच्चे को लेकर शहर जाने का सोचा है। ये सब खिलौने मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब तुम्हारे बच्चे वापस आ जाएं, तब तुम इन खिलौनों को मेरी तरफ से उन्हें दे देना। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो जाएगी। ये कहकर भानु खिलौनों की पोटली रखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं पास में खड़े पंडित भालू ने जब ये सुना तो उसे कुछ शंका हुई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। तब पंडित भालू ने भानु का पीछा किया। भानु चलते चलते एक गुफा में गई, जहाँ पर बहुत से छोटे बच्चे सलाखों के बीच कैद थे और उनके रोने की आवाजें आ रही थी। ये लो चीता, मैंने अपना आखिरी काम भी कर दिया। इन बच्चों को यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और इनके माता पिता को न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनानी पड़ी हैं। अब मुझे इनकी दुगनी कीमत चाहिए। हा। चिंता मत करो भानु बागिन, एक बार हम इन बच्चों को लेकर शहर पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इन बच्चों को बेचकर हमें जो कीमत मिलने वाली है, वो बेशुमार कीमत पाकर हम दोनों सारी जिंदगी ऐश करेंगे। अब इससे पहले यहाँ की जानवर या राजा को हम पर शक हो, जल्दी से हम इन बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब पंडित भालू ने ये सब बातें सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर चीता और भानु सभी बच्चों को एक ट्रक में रख लेते हैं। वो वहाँ से चलने ही वाले थे कि इतने में पंडित भालू, राजा शेर और सभी जानवर एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। भानु उन सबको एक साथ देखकर उसके माथे से पसीने छूटने लगे। दुष्ट बागिन, तूने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन मासूमों की जिंदगी के साथ खेला। अब तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और इस तरह पंडित भालू ने अपनी होशियारी और समझदारी से राजा शेर ने जानवरों के सभी बच्चों को भानु बागिन और चीता से आजाद कराकर उनके माता पिता तक पहुंचाया। और इस काम के लिए राजा ने उन दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया, और इस तरह सभी जानवरों को उनके बिछड़े हुए बच्चे वापस मिल गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।